हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो क्या था हमने स्टार्ट कर दिया था एक्चुअल में इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। इलेक्ट्रो ओस्मोसिस इससे पहले हमने कैटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो टॉपिक्स हैं ये पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था। तो चलो इलेक्ट्रो ओस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं। बेटा मान लो ये अरेंजमेंट हम ले रहे हैं इस तरीके से, ध्यान से देखना। ये अरेंजमेंट ले लिया हमने इस तरीके से। ये क्या है, एसपीएम है। एसपीएम दोनों तरफ लिया है हमने, एसपीएम। और इसके बीच में जो हमने ये लिया है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन ले लिया हमने। तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं ये। और इस तरीके से हमने क्या कर दिया ये अरेंजमेंट कि इसमें भी लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है। और हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स अरेंज कर दिए। तो एक तरफ एनोड है और एक तरफ क्या है, कैथोड। एक तरफ पॉजिटिव पार्ट है और दूसरी तरफ नेगेटिव पार्ट है। अब आप देखिएगा कि ये एसपीएम है, यहाँ पर ये है एसपीएम। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एक तरफ पॉजिटिव पार्ट है और दूसरी तरफ नेगेटिव पार्ट है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है तो देखो हुआ क्या है, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम पे भी चार्ज है तो ये चार्ज है, ये क्या करेगा, अपोजिटली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव करेगा। मान लो इसका अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड ये है तो डिस्पर्सन मीडियम के तो पार्टिकल इधर चले जाएंगे। तो जो चार्ज मान लो इस पे है ये अपोजिट की तरफ, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उन पे भी चार्ज होता है। और ये कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये भी मूव करेंगे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। मान लो ये इलेक्ट्रोड है इनके अपोजिट चार्ज की, तो ये भी चाहेंगे कि मूव कर जाएं उस तरफ, लेकिन ये एसपीएम है बेटा। और हमने पढ़ा है कि एसपीएम में से डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल तो मूव कर सकते हैं लेकिन डिस्पर्स फेज के नहीं कर सकते। तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं इनका साइज इतना बड़ा है कि ये इनके अंदर से पास नहीं हो सकते। हमने देखा था कि फिल्टर पेपर में से तो कोलॉइडल पार्टिकल पास हो सकते हैं लेकिन एसपीएम में से पास नहीं हो सकते। तो ये पार्टिकल्स यहाँ की इसके नज़दीक जाके यहाँ की यहाँ रह जाएंगे। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। क्या समझे आप इससे? इससे हम ये समझे हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर मूव कर सकते हैं लेकिन डिस्पर्स फील्ड मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। तो हाउ कैन वी डिफाइन द इलेक्ट्रो ओस्मोसिस? इलेक्ट्रो ओस्मोसिस इज द प्रोसेस, इज द फिनोमिनन इन विच particles of dispersion medium are allowed to move under the electric field, but particles of dispersed phase means colloidal particles are not allowed to move. आ गया होगा समझ में कि इसमें सिंपल सा ये है कि एसपीएम लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो तो आसानी से मूव कर सकते हैं लेकिन जो कोलॉइडल पार्टिकल है, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैं, वो मूव नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आया है अब कोएगुलेशन। कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं इसको, या फिर प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं। लगभग एक टर्म है, ये एक जैसी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो व्हाट इज कोएगुलेशन, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बहुत इजी है। ये कैसे है मैं बताता हूँ। जैसे ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं,
बेटा ये हमारे पास हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, और हमने बताया था कोलोइडल पार्टिकल्स पे सेम चार्ज होता है। अब इन पे सेम चार्ज है तो ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि सेम चार्ज है। मान लो इन पे सब पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने ये बता दिया ऑल ऑफ दीज कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो ये इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर हम इन पे अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करते हैं तो क्या होगा, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब नेगेटिव चार्ज है, हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालें जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब ये न्यूट्रलाइज होने के बाद चार्ज फिनिश हो गया, एक दूसरे के पास आ सकते हैं, नज़दीक आ सकते हैं। तो इस तरीके से इन पार्टिकल्स का इकट्ठा हो जाना, ये पार्टिकल्स क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे, कोएगुलेशन। तो मैं आपको समझाता हूँ डिफाइन कैसे करना है हमें। कोएगुलेशन is the process in which colloidal particles are treated with oppositely charged electrolytes so that particles come closer and convert in large size particles, that is known as coagulation। या हम कह सकते हैं aggregation of colloidal particles when oppositely charged electrolyte is added। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं। अब आप देखना, जैसे मान लो हमने इसमें NaCl डाला है, तो NaCl में है तो दोनों ही Na पॉजिटिव भी है और Cl नेगेटिव भी है, लेकिन ये अट्रैक्ट किसको करेगा, अपोजिटली चार्ज मीन्स Na पॉजिटिव। तो जो Na पॉजिटिव आयन है ये इन सबको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये फिर एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं, क्लोज आ सकते हैं और इस तरह से इकट्ठे हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं। बहुत पूछा जाता है कोएगुलेशन। इसके बाद आता है कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन वैल्यू, व्हाट इज कोएगुलेशन वैल्यू? मिनिमम अमाउंट ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स। ये भी ध्यान रखना कि किस टर्म में लेना है, कौन सी यूनिट लेनी है हमें, इन मिलीमोल्स। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स दैट मस्ट बी एडेड टू 1 liter colloidal sol so that complete coagulation takes place। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, इसको नोट करना आप। मान लो हमारे पास ये कोलोइडल सोल है कोई, ये हमारे पास कोलोइडल सोल है, ध्यान से समझना बेटा। तो ये कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे इसमें, जब कोलोइडल पार्टिकल्स होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, सेम चार्ज की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो स्टेबल है, नीचे नहीं आ रहे हैं, ये सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं। जब हम इसमें अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मान लो इसमें हमने 4 मिलीमोल्स डाला है और इसमें डाला हमने 7 मिलीमोल्स। ये डालने के बाद ये कंप्लीट कोएगुलेशन हो रहा है, मतलब कोएगुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए, नीचे इस तरह से सेटल डाउन हो गए। फिर ये इसमें भी तो कोएगुलेशन वैल्यू किसकी ज़्यादा हुई, इसकी। क्यों? क्योंकि ये 7 मिलीमोल्स डाला है हमने, ये 4 मिलीमोल्स डाला है। जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, वैल्यू। तो कितना हमें
इलेक्ट्रोलाइट अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ा ताकि कोएगुलेशन हो जाए, वो उसकी कोएगुलेशन वैल्यू होगी। मान लो 4 मिलीमोल्स डाला तो उसकी कोएगुलेशन 4 मिलीमोल्स हो गई कोएगुलेशन वैल्यू, 7 डाला तो 7 हो गई। ज़्यादा किसकी हुई? जो ज़्यादा अमाउंट में डाला। लेकिन अब देखना पावर की बात करें, कोएगुलेशन पावर, अगर मैं यहाँ पर कोएगुलेशन पावर का जिक्र करता हूँ, कोएगुलेशन पावर, बेटा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू, कोएगुलेशन वैल्यू। वजह क्या है? पावर का इनवर्स है वैल्यू। भाई मान लो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको सेटल डाउन करने के लिए, इसकी कोएगुलेशन करने के लिए हमने 4 मिलीमोल्स डाला, इसके लिए हमें 7 डालना पड़ा। मतलब इसने 4 मिलीमोल ने ही कोएगुलेशन कर दी और इसको 7 डालना पड़ा, मतलब इसकी पावर कम थी तभी तो ज़्यादा डालना पड़ा। तो हम क्या कहेंगे? जिसकी कोएगुलेशन वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसकी पावर कम हो जाएगी, जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी पावर ज़्यादा। देखो हमने 4 डाला, ये 7 डाला, 4 वाले की ताकत ज़्यादा थी, पावर ज़्यादा थी कि 4 मिलीमोल्स में ही कोएगुलेशन कर दी, तो हम कह देंगे इसकी पावर ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये कोएगुलेशन पावर हो गई। अब हम बात करते हैं, एक रूल आया था, एक साइंटिस्ट ने रूल दिया था, हार्डी-स्कुल्स रूल, हार्डी-स्कुल्स रूल। इसने बेटा 2 चीज़ें बताई थी। पहली तो ये बताई थी कि इलेक्ट्रोलाइट एडेड must be oppositely charged, कि एक तो जैसे कोएगुलेशन के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है वो अपोजिटली चार्ज होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोलॉइडल सोल पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उस पर कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज, मीन्स इट मस्ट बी अपोजिटली चार्ज्ड। सेकंड जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट था हायर द वैलेंसी, हायर द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या हम उसके आयन की कह सकते हैं, मोर विल बी कोएगुलेशन पावर, मोर विल बी कोएगुलेशन पावर। मतलब जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ही कोएगुलेशन पावर ज़्यादा होगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे AH2S3 है, हमने आपको एक टेबल लिखवाई थी और इसमें बताया था हमने कि जो मेटल सल्फाइड होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो कहने का मतलब ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं इन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है बेटा जी। तो इनकी कोएगुलेशन के लिए जो हमें इलेक्ट्रोलाइट डालना है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज, अपोजिटली चार्ज होना चाहिए। तो अगर मैं डालूं एक इलेक्ट्रोलाइट, मैंने डाला Na पॉजिटिव, दूसरा डाला मैंने Mg2 पॉजिटिव, तीसरा डाला मैंने Al3 पॉजिटिव। कंपटीशन के अंदर या CBSE के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझें कि इस पे इसने कहा है जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नेगेटिव के लिए कौन इफेक्टिव होगा? पॉजिटिव। तो मैं आपको बता दूं कि Na पॉजिटिव कम इफेक्टिव होगा, Mg पॉजिटिव ज़्यादा और Al3 पॉजिटिव और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस या ऑर्डर ऑफ कोएगुलेशन पावर, पावर बता रहा हूँ मैं, Al3 पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, फिर Mg2 पॉजिटिव की होगी और फिर Al3 पॉजिटिव की होगी, फिर Na पॉजिटिव की होगी।
मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कोएगुलेशन पावर, उतना ही जल्दी कोएगुलेट करेगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चंस कहते हैं AH2H3 को कोएगुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी होगी या कौन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब और जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि जैसे हमारे पास FeOH3 है, कोलोइडल फॉर्म बनाया था हमने FeOH की होल थ्राइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये कैसा बताया था हमने, पॉजिटिवली चार्ज बताया था। इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट FeCl3 डाला था, इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, पेप्टाइजेशन में पढ़ा था हमने। तो बेटा अब ये पॉजिटिव है तो इसके लिए हमें कैसा डालना पड़ेगा, नेगेटिव। तो जैसे हमसे पूछ लिया जाए FeCN6 4 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। अब इनमें से ये पूछेगा कि इसकी कोएगुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा। तो पॉजिटिव है तो उसके लिए नेगेटिवली चार्ज चाहिएगा, तो सबसे ज़्यादा चार्ज जिस पे होगा, फर्स्ट पोजीशन पे ये रहेगा, सेकंड पे ये रहेगा और थर्ड पे ये रहेगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव FeCN6 4 नेगेटिव, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब उतनी ही ज़्यादा कोलोइडल जो पावर होगी, कोएगुलेशन पावर होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, हार्डी-स्कोल्ज रूल। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं प्रोटेक्टिव कोलोइड्स क्या होते हैं। प्रोटेक्टिव कोलोइड्स, इसमें आप देखेंगे कि जैसे हमने एक वेसल ले लिया, ये वेसल ले लिया हमने, और इसमें कोई लिक्विड है, और इसके अंदर हमने लायोफोबिक कोलोइड डाल दिया है। हमने डाला लायोफोबिक कोलोइड, लायोफोबिक कोलोइड। लायोफोबिक मैंने आपको पहले भी समझाया था, इट्स लिक्विड हेटिंग, मतलब लिक्विड को हेट करता है। जब हम इसको डालेंगे इसके अंदर तो ये कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा, और जब ये डिजोल्व नहीं होगा तो ये नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। कोई भी चीज़ जैसे गोल्ड है, गोल्ड का पार्टिकल है ये कोलोइडल पार्टिकल, जब इसको डालेंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसको सेटल डाउन हम नहीं चाहते कि ये सेटल डाउन हो, हम इसको इसमें डिजोल्व करना चाहते हैं। तो कैसे होगा, हम इसमें लायोफिलिक कोलोइड डाल देंगे। लायोफिलिक का मतलब क्या है, जो लिक्विड लविंग हो। वो जब हम इसमें डालेंगे तो वो उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा इस तरीके से। तो लायोफिलिक तो लिक्विड लविंग है, वो इसमें डिजोल्व हो जाएंगे, और इसको इस तरह से मतलब चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे कि इसको भी नीचे सेटल डाउन नहीं होने देंगे। इसको नीचे सेटल डाउन होने से रोक लिया, मीन्स प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये जो कोलोइड्स हैं, जो लायोफिलिक कोलोइड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। ध्यान से समझना, लायोफोबिक कोलोइड लिया हमने, लिक्विड के अंदर डाला, बिकॉज इट इज इनसोल्यूबल सो इट विल सेटल डाउन, बट वी वांट टू प्रिवेंट दिस पार्टिकल, so we add lyophilic colloid, and this lyophilic colloid make a layer around this and it prevents the settlement of this particle। इसका मतलब इन पार्टिकल्स ने, लायोफिलिक कोलोइड्स ने लेयर बना के और इसको नीचे जाने से रोक लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। तो इस तरह के कोलोइड्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। तो लायोफिलिक कोलोइड्स को ही हम प्रोटेक्टिव कोलोइड्स कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, गोल्ड नंबर। व्हाट इज गोल्ड नंबर? अब गोल्ड नंबर क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड, प्रोटेक्टिव कोलोइड कि कितना कम से कम प्रोटेक्टिव कोलोइड डाला जाए। मीन्स प्रोटेक्टिव कोलोइड को हम लायोफिलिक कोलोइड्स भी कह सकते हैं, लायोफिलिक कोलोइड।
हम कह रहे हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम so that no coagulation of ten ml lyophobic colloid takes place when 1 ml of 10% NaCl is added to it. समझना बेटा कि हमने मान लो ये 10 ml लिया, लायोफोबिक कोलॉइड लिया, ठीक है, और उसके अंदर जैसे हमने लायोफिलिक डाला तो मिलीग्राम में कितना डालना पड़े कि इनकी कोएगुलेशन ना हो, वो इनको नीचे सेटल डाउन होने से बचा ले, तो वो उसका क्या होगा, गोल्ड नंबर होगा। कब? जब हम 1 ml 10% NaCl, 10% हम इसमें क्या डाल दें, NaCl भी डाल दें, तो इसकी कोएगुलेशन को रोक ले, इसको सेटल डाउन होने से रोक ले, वो उसका क्या होगा, गोल्ड नंबर। फिर से बताता हूँ कि जैसे हमने इसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल डाला, 10 ml ले लिया हमने कोलोइड सॉल्यूशन, ये क्या चाहेंगे, नीचे सेटल डाउन होना चाहेंगे, लायोफोबिक है, इसको सेटल डाउन होने के लिए हमने, इससे बचाने के लिए हमने कितना लायोफिलिक डाला कि इसके चारों तरफ लेयर बना ले और ये नीचे सेटल ना हो, उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, उसका गोल्ड नंबर कहेंगे। गोल्ड नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभार, तो क्या पूछा जाता है, गोल्ड नंबर को कैसे सोल्व किया जाता है, आसान सा एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर के न्यूमेरिकल में आपको जो दिया जाएगा उसमें आप लिखोगे अमाउंट ऑफ कोलॉइड कह सकते हैं या गोल्ड इन मिलीग्राम। मिलीग्राम में कितना हमने कोलॉइड लिया है, वॉल्यूम ऑफ कोलॉइडल सोल इन ml, मिलीलीटर में लेना है, इनटू में 10। मैंने कहा था 10 ml सॉल्यूशन है, आप समझ, हमें तो 10 ml पे निकालना है, चाहे यहाँ 100 है 500 है, लेकिन हमें पता कितने पे करना है, 10 पे। जैसे हम परसेंटेज निकालने, तो जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो उस केस में हम 100 लेते हैं, लेकिन गोल्ड नंबर हमें से 10 ml में निकालना होता है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 ml से। अब गोल्ड नंबर जो है वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड की जो पावर है उसका इन्वर्स होगा, पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है उसकी जो पावर है उसका अपोजिट होगा, इन्वर्स होगा गोल्ड नंबर। मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर लेसर विल बी द पावर। मीन्स हमें दो इलेक्ट्रोलाइट है और उनका गोल्ड नंबर दे दिया, जो लायोफिलिक कोलॉइड हैं, किसी का दे दिया हमने 4 और किसी का दे दिया हमने 7, तो हम क्या कहेंगे, जिसका गोल्ड नंबर 7 है उसकी पावर कम है, जिसका गोल्ड नंबर 4 है उसकी पावर ज़्यादा है। तो ये टॉपिक था किस पे, गोल्ड नंबर पे था, जो कि आपको पढ़ना है। अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इमल्सन। नेक्स्ट टॉपिक है इमल्सन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमल्सन क्या है, इमल्सन क्या है, लिक्विड डिजोल्व्ड इन लिक्विड, लिक्विड डिजोल्व्ड इन लिक्विड मीन्स इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड। इमल्सन हमने एक टेबल लिखवाई थी आपको, उस टेबल में हमने आपको बताया भी था कि व्हाट इज इमल्सन, लिक्विड डिजोल्व्ड इन लिक्विड। हमने इसका एग्जांपल भी दिया था जैसे मिल्क। तो हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं,
प्रिपरेशन ऑफ एमल्सन। एमल्सन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम दो इमिसिबल लिक्विड को लेते हैं, अच्छे से सेक करते हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छे से सेक करने के बाद वो सॉल्यूशन बन जाता है, एमल्सन बोलते हैं। लेकिन वो बेटा क्या स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टेबल? क्योंकि लिक्विड इमिसिबल है, फिर से पार्टिकल सेपरेट होना शुरू कर देंगे। जैसे हमने वाटर लिया और ऑयल लिया, टू लिक्विड्स हैं, इमिसिबल भी हैं। हमने वाटर और ऑयल को लेके एक वेसल में और अच्छे से सेक किया, डिजोल्व हो गए, रखेंगे, फिर से सेपरेट हो जाएंगे, तो वो स्टेबल नहीं है। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए हम उसमें कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम? एमल्सिफायर या एमल्सिफाइंग एजेंट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एमल्सिफायर और एमल्सिफाइंग एजेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसमें आप क्या लिखोगे? एमल्सिफायर या एमल्सिफाइंग एजेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू मेक द एमल्सन स्टेबल, जिनको यूज किया जाता है किस लिए? एमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए। जैसे कि हमने इसके अंदर वाटर लिया और हमने ऑयल ले लिया, लेकिन ये जो ऑयल है ये इस वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, तो एमल्सन स्टेबल नहीं बनेगा। इसको सोल्यूबल बनाने के लिए हमने इसके अंदर बेटा सोप डाल दिया। तो जो सोप है, वाटर और ऑयल के अंदर अगर हम सोप डालते हैं तो ये एमल्सिफायर है, एमल्सिफाइंग एजेंट है, एमल्सन को क्या बना रहा है? स्टेबल बना रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि सोप प्लेज ए रोल ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट इन वाटर एंड ऑयल। क्यों? सोप का हमने बताया था, दो पार्ट आपको बताए थे, RCOO नेगेटिव, मीन्स R क्या था? हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, CO नेगेटिव। तो इनमें जो टेल है वो तो यहाँ डिजोल्व हो रही थी और हेड इसके ऊपर, हेड यहाँ, टेल यहाँ, हेड यहाँ, टेल यहाँ, हेड यहाँ, टेल यहाँ। तो इसका एक पार्ट तो वाटर में डिजोल्व हो गया और दूसरा ऑयल में। तो ऑयल और वाटर दोनों को बांध के रख रहे हैं, ये स्टेबल बना रहे हैं। तो इस सोप को हम एमल्सिफाइंग एजेंट और एमल्सिफायर कहेंगे, बिकॉज इट इज मेकिंग दिस एमल्सन स्टेबल। ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ एमल्सन और पढ़ा देता हूं मैं आप लोगों को। टाइप्स ऑफ एमल्सन, इसकी टाइप्स पढ़ाएंगे हम। दो तरह का होता है बेटा। पहला है ऑयल इन वाटर, इसको ऑयल इन वाटर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, वाटर इन ऑयल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखने में तो टर्म एक जैसी लग रही है, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर का मतलब है ऑयल तो सोल्यूट है, डिस्पर्स्ड फेज है, वाटर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। तो इसको हम क्या लिख देंगे कि इसमें ऑयल सोल्यूट है, मीन्स डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। वाटर ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, इन वाटर मीन्स वाटर के अंदर। तो इसको हम क्या कहेंगे? वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम। ये हो गया डिस्पर्सन मीडियम। इसी तरीके से हम वहां चले, वाटर इन ऑयल मीन्स वाटर को डाला गया है ऑयल के अंदर, ऑयल यहां पर सॉल्वेंट का काम करेगा, वाटर सोल्यूट का। मीन्स यहां मैं लिख देता हूं वाटर क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। यहां ऑयल है, डिस्पर्शन मीडियम, ये चीजें हैं हमारे पास। तो बेटा ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल के अमाउंट कम है, वाटर के अमाउंट ज्यादा है। वाटर इन ऑयल मीन्स वाटर कम है, ऑयल ज्यादा है। इसका जो एग्जाम्पल, कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख देता हूं मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम। ये चीजें मैं आपको बता देता हूं
एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है, मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम। अब इसका एग्जाम्पल है कोड लीवर ऑयल, बटर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर एंड ऑयल। तो बेटा आज जो हमने पढ़ाए हैं टॉपिक्स, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है। वैसे 1-2 लेक्चर में यूनिट फिनिश हो जाएगी, फिर हम इसके कंपटीशन में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।